नॉवल ऑकवर्ड चैप्टर 14। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है काली सर्द रात होती है और यनचैन घर पहुंचने ही वाला होता है। तभी उसके मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है। वो मोबाइल की ओर देखता है तो उस पर नाम लिखा होता है गुहुआई और मैसेज में लिखा होता है क्या तुम घर पहुंच गए। यनचैन बोलता है नहीं, बस अभी पहुंचने ही वाला था, क्या बात है। गुहुआई बोलता है मुझे शायद आज देरी होगी घर आने में, मुझे ड्राफ्ट लेने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। यनचैन सुनकर चौंक जाता है और बोलता है यह सिर्फ काम ही तो है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। गुहुआई एग्री नहीं होता और बोलता है यह सिर्फ काम नहीं है, पेंटिंग सिर्फ काम नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए मेरी प्रेरणा है। मेरी जिंदगी में मेरी प्रेरणा सिर्फ पेंटिंग है। आई होप तुम ये बात समझ सकते हो। यनचैन को ज्यादा चिंता नहीं होती, वो बस अपनी टोन को काम करते हुए बोलता है ठीक है, मैं समझता हूँ, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, बस ज्यादा देर मत करना। गुहुआई बोलता है ठीक है, बस तुम भी जल्दी सो जाना। यनचैन का मूड थोड़ा अच्छा नहीं था, वो हाँ बोलता है और कॉल कट कर देता है और फोन को साइड में रखता है। रास्ते का ट्रैफिक कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। कई बार ट्रैफिक में फंसने के बाद में यनचैन परेशान हो जाता है। वो स्टीयरिंग व्हील को टर्न करता है और अपनी गाड़ी को पीछे की ओर मोड़ लेता है और एक शॉर्टकट लेता है और वो उस कम्युनिटी में पहुंचता है जहां येमू रहता था। कम्युनिटी में पहुंचकर वो अपनी गाड़ी को पार करता है। यनचैन थोड़ा बोर फील कर रहा था। वो अपनी कार का शीशा नीचे करता है और बिल्डिंग की ओर देखने लगता है। कुछ मीटर दूर बिल्डिंग पर जाकर उसकी नजर रुकती है और वो वहां पर येमू को खड़े हुए देखता है। येमू के फेस पर पड़ रही रोशनी उसे बहुत ही हैंडसम बना रही थी और वो उसको ऐसे ही देखता रहता है। येमू थका हुआ दिख रहा था और वो सिगरेट पी रहा था। यनचैन गाड़ी में बैठा हुआ सिर्फ येमू को ही देखे जा रहा था और सोच रहा था येमू जैसा नोबल इंसान अगर सस्ती से सस्ती सिगरेट भी पिए तो भी इतना स्मार्ट लग सकता है, सिगरेट के क्वालिटी को ही बढ़ा दे। यनचैन बेशक येमू को दिल से बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हो, मगर उसे ये तो कहना ही पड़ेगा कि येमू की प्रोफाइल को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि वो बहुत ही जेंटल और ग्रेसफुल है। येमू को इस तरह से देख यनचैन को अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं। यनचैन भी सिगरेट पीना चाहता था। वो सर को नीचे झुकाता है और सिगरेट ढूंढता है और सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है। चारों ओर तंबाकू की स्मेल फैल जाती है और वो येमू को देख रहा होता है। यनचैन ड्राइवर सीट पर थोड़ा सा लेटते हुए अपनी यादों में खो रहा होता है। तभी उसे एक साउंड सुनाई देता है और उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। वो अपने फ़ोन को उठाता है और देखता है कि उसमें एक टेक्स्ट होता है जिसमें लिखा होता है गुड नाइट, आई लव यू। ये मैसेज गुहुआई का होता है। यनचैन थोड़ा सा स्माइल करता है और रिप्लाई करता है गुड नाइट, लव यू टू। टाइपिंग करने के बाद उसकी नज़र फिर से वेलकनी पे जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। ये मुंह जा चुका था, बस उसकी जली हुई सिगरेट का धुआं वहाँ पर था। यनचैन अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। उसके बड़े कमरे में बहुत ही अंधेरा था और वो जान गया था कि गुहुआई अभी तक काम से लौट कर नहीं आया है। यनचैन अपने आप को वॉश करता है और लाइट ऑफ करता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। रूम बहुत ही शांत था और उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो बेड पर लेटे हुए थोड़ी देर तक सीलिंग को देखता रहता है। फिर उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो जाकर रेडियो ऑन करता है और प्रोग्राम सुनने लगता है। रेडियो पर एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था सिटी नाइट रिटर्न। प्रोग्राम स्टार्ट होता है और आंचल बोलती है दोस्तों और जनता, मैं आपकी आंचल जाओ आपका वेलकम करती हूँ। तो रात के 11 बज चुके हैं, तो आज हम अपने एक फ्रेंड का कॉल लेंगे और वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आंचल बोलती है चलो देखते हैं इनकी ज़िंदगी में क्या परेशानी है। आवाज़ आती है हेलो जियो। हेलो सर, क्या मैं आपका सरनेम जान सकती हूँ। उधर से आवाज़ आती है मेरा नाम लिन है। ओके मिस्टर लिन, तो बताइए आपके जागे रहने का क्या कारण है। उधर से आवाज़ आती है वो ऐसा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया उसके साथ 2 साल पहले, मगर फिर भी मुझे उसके ब्लॉग को खोलने की आदत है और उसके डेली लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की मुझे बहुत ही उत्सुकता रहती है और मैं रोज़ उसका ब्लॉग खोलकर देखता हूँ। मगर आज मैंने उसके शादी के फ़ोटोज़ देखे जिसमें
लिखा था कि मैं शादी कर रही हूँ और मैं तुम्हारा और इंतज़ार नहीं करूँगी। मैं रोज़ ही उसका ब्लॉग खोलता हूँ और सर्च हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ। मुझे आदत है, मगर आज मुझे जानकर बहुत ही बुरा लगा। आज मुझे इतना सॉरी फील हुआ कि मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाया उससे माफ़ी मांगने की और उसके पास दोबारा जाने की, और मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। ओह, तो मिस्टर लिन, ये कारण है। तो मुझे आपके लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है, आंचोर बोलती है। ये बहुत ही अच्छा होता कि आप अपने दिल की सुनते और थोड़ा सा हिम्मत जुटा पाते और जाकर उससे ये बात कह पाते। उधर से आवाज़ आती है। मैं उसके घर गया था, मगर मैं अंदर नहीं जा पाया। मैं वहीं नीचे खड़ा रहा और उसको बैल्कनी से देखता रहा। बहुत टाइम तक वो वहीं खड़ी रही और मैं उसको देखता रहा, और मैं सोच रहा था क्यों ना ऐसा होता कि वो बस ऐसे ही खड़ी रहती और मैं उसको हमेशा के लिए ऐसे ही देखता रहता। मिस्टर लिन, मुझे याद आया, मैंने कहीं पर पढ़ा था, अगर तुम किसी के घर के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करते हो और उसका इंतजार करते हो तो इसका मतलब है वो तुम्हारा सच्चा प्यार है। पेट की आवाज़ होती है और रेडियो ऑफ हो जाता है। यन चैन सबकॉन्शियसली अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, तुम बहुत लेट हो। गू हुआई अपनी जैकेट उतारता है और कहता है, मैं जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करता, तुम जानते हो ना। और तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? और इतनी लेट नाइट को तुम ये इमोशनल प्रोग्राम सुन रहे हो? और बोलता है, वैसे उसके बारे में क्या कहोगे जो तुमने अभी सुना? यन चैन सार्केज़म में हंसते हुए बोलता है, प्यार और ये मुँह से ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि ट्रिप के लिए जाना होता है और ये मुँह जल्दी उठ जाता है और अपने बॉस के घर के नीचे अपनी गाड़ी पार्क करता है और चैंगमो का इंतजार करता है। ये मुँह कार में बैठा हुआ चैंगमो का वेट कर रहा होता है। आधा घंटे बाद चैंगमो आता है और आकर गाड़ी में बैठ जाता है। ये मुँह उसका सूजा हुआ फेस देखता है और बोलता है, क्या लड़की ने स्लैप किया है? चैंगमो बोलता है, भाड़ में जाओ। ये मुँह कुछ नहीं बोलता और स्माइल करता है। चैंगमो बोलता है, गाड़ी ड्राइव करो, और वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जब वो चेक इन कर रहे होते हैं तो काउंटर का स्टाफ उनको बड़ी शर्मिंदगी से देखता है और बोलता है, हमें माफ़ करना सर, उरुक के लिए जाने वाली फ़्लाइट चेंज हो चुकी है। तो 1 घंटे बाद चाय की, आप चाहें तो रिफ़ंड करा सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं। चेंगमो बोलता है, क्लास चेंज कर दीजिए। स्टाफ बोलता है, ठीक है, ये लीजिए अपनी टिकट संभालिए, और उनको टिकट दे देता है। चेंगमो सर लाता है और वहाँ से चल देता है। आधा घंटे बैठे रहने के बाद में ये मुँह उठता है और वो बाहर की ओर जाता है और बाहर से एक टॉवल में आइस क्यूब लेके आता है और चैंगमो को देता है और बोलता है, देखो कहीं से तुम्हारी स्वेलिंग चली जाए। चैंगमो आइस क्यूब लेते हुए बोलता है, ये चापलूसी अच्छी है। ये मुँह कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि उसका बॉस बहुत ही एरोगेंट है। ये मुँह टिकट को लेता है और पास में जाके बैठ जाता है और चैंगमो से बोलता है, मैंने सुना है सिस्टर लियू से कि तुमने यूनान वाला प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। चैंगमो बोलता है, और ये कहते हुए उसके फेस पे बहुत ही अलग एक्सप्रेशन आ जाते हैं, अजीब से। चैंगमो बोलता है, 30 मिलियन प्रोजेक्ट बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट था और उसको कैंसिल करने के लिए कोई कारण भी नहीं था। ये मुँह अपने सर को झुकाता है और बोलता है, अगर हो सके तो आप अल्फ़ा प्रोजेक्ट को कंसीडर कीजिए। वो प्रोजेक्ट कंपनी की पोजीशन को स्टेबलाइज कर सकता है। चैंगमो का फेस बहुत ही शांत था और वो बोलता है, हाँ मैं डिसीजन ले चुका हूँ। ये मुंह सुनता है और शांत हो जाता है। आधा घंटे के बाद में वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास में जाते हैं। पता नहीं ये इत्तेफाक है या क्या, लाइन में लगे हुए चैंगमो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है और उसे अनदेखा करने का प्रिटेंड करती है। चैंगमो भी उसको दोबारा मुड़कर नहीं देखता। उसके बाद वो अपना सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और चैंगमो अपना बैग खोलता है और ये मुँह को इन्फॉर्मेशन देने लगता है। ये मुँह सुनता है और जानता है कि उरुक प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या स्पेसिफिक प्लान्स हैं और ध्यान से देखने लगता है। वहाँ पर कुछ लोग सो रहे होते हैं तो कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर एक लेडी बोल रही होती है कि सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लें। चैंगमो फॉलो करता है और अपना मोबाइल बंद कर देता है और उसका ध्यान जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी उसी के बगल में बैठी हुई थी। उस समय में वो अपने नेल्स कट कर रही होती है और अपनी आंखों को खोलते हुए अचानक से बोलती है, मैंने कहा चैंगमो, क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया था? चैंगमो आगे की ओर देखते हुए ही बोलता है, क्या ब्रेकअप करने के बाद में ये क्वेश्चन करना सही है? उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, नहीं, मैं तो बस जानना चाहती थी। अच्छा,
तुम क्या जानना चाहती थी, किस चीज़ के लिए इतनी उत्सुक हो? चेंगमो बोलता है। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये बताना चाहती थी कि हमारा हॉस्पिटल भी उसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है और उस रिसर्च को देखने के बाद में मैंने पाया तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंगमो को इस टॉपिक पे बात करने के लिए थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कोल्डली रिस्पॉन्स करता है और बाद में कुछ नहीं बोलता। चेंगमो उसको अटेंशन नहीं देता, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे फियरलेसली बोलती है, अब मैं सोचती हूँ तुमने मुझे कभी पसंद किया ही नहीं था, तुम शायद मेरे पास में मेरे फिगर की वजह से आए थे। चेंगमो बोलता है, मैं इस बात पर कोई बात नहीं करना चाहता। वो अपने नेल्स को कट करते हुए बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बातें करना चाहती हूँ? मैं तो ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इस बात पर गुस्सा आता है। चेंगमो थोड़ी देर शांत होता है और बाद में बोलता है, चाहे कुछ भी हो, तुमने तो मुझे डंप कर दिया ना। की गर्लफ्रेंड मुंह बनाती है और कुछ भी नहीं बोलती। उसके पास एक अटेंडेंस आती है और बोलती है, मिस प्लेन टेक ऑफ होने वाला है, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। इतना सुनते ही वो वही करने लगती है जो अटेंडेंट उसे बताती है। दोबारा से वो अपना सर उठाती है चेंगमो से बात करने के लिए, तो वो देखती है कि चेंगमो ने पहले ही अपनी आंखें बंद की हुई होती हैं। कुछ मिनट बाद प्लेन टेक ऑफ करता है। उरुक तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, मगर वहां पहुंचते ही अचानक से प्लेन शेक करने लगता है। फ्लाइट अटेंडेंट्स कैप्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कम्युनिकेशन सिग्नल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। थोड़ी देर बाद ही प्लेन की लाइट डिम होने लगती है और कभी जलती है और कभी बुझती है। एक के बाद एक लाइट ऐसे ही करने लगती है। केबिन में हल्ला सा मच जाता है। सब लोग एकदम से डरने लगते हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और अचानक से उन्हें एक साउंड सुनाई देता है। कुछ लड़कियां एक दूसरे को पकड़कर चिल्लाने लगती हैं और रोने लगती हैं। यीमो को कुछ समझ नहीं आता और वो खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है और वो देखता है कि प्लेन जोर से जाकर जमीन में लगता है और तेजी से साउंड होता है, बूम। जोर के साउंड के बाद में प्लेन क्रैश कर जाता है। सिर्फ हम का साउंड सुनाई दे रहा था और कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। हीमो ने अपना होश खो दिया था और उसका विजन धुंधला हो गया था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना उसे कुछ सुनाई दे रहा था। अब वो धीरे धीरे कुछ सोच भी नहीं पा रहा। केविन की ऑक्सीजन बहुत ही थिन थी, तो वो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज खून की गंध फैल गई हवा में चारों ओर। कुछ लोग उठे तो उन्हें होश आया। देखा उन्होंने एक दूसरे की तरफ तो उनको लगा जैसे कि वो मरने ही वाले हों और उनका फेस एकदम डर के मारे कॉर्पस जैसा हो गया था। कुछ लोग बहुत ही डरे हुए थे, कुछ चिल्ला रहे थे और कुछ बहुत भाग्यशाली थे। ये पीछे से एक आवाज सुनाई दी, सब लोग यहाँ से निकल जाओ, प्लेन में से ऑयल लीक हो रहा है, किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है। इस आवाज को सुनते हुए सब लोग इतना डर गए कि वो पैनिक करने लगे। चारों तरफ शोर मच गया और लोग इधर से उधर भागने लगे। यीमू के पैर में चोट लगी थी और वो उससे चल नहीं पा रहा था। दर्द की वजह से वो अपने सेंसेस में आया और अपनी आंखें खोली। जब उसने खुद को देखा तो उसके शोल्डर में चोट लगी हुई थी। लोहे का एक पाइप उसके शोल्डर पर गिर गया था। ऑक्सीजन की कमी के कारण वो डिजी फील कर रहा था। वो दोबारा से सो जाना चाहता था, लेकिन वो उठता है और अपने सर को उठाता है और चारों ओर देखता है कि चेंगमो किधर है। चेंगमो भी उसी की तरफ देख रहा था। उसका फेस पीला पड़ा हुआ था। चेंगमो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड था। उसको इतनी चोट आई थी कि वो बहुत ही बुरी तरह से दिख रहा था और उसकी आधी बॉडी तो सीट के नीचे दब चुकी थी और उसने अपने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। यीमू चेंगमो को ऐसे देखकर चौंक जाता है। वो जल्दी से उठता है और अपने दांतों को ग्रीट करता है और अपने शोल्डर में लगी पाइप को निकालता है और चेंगमो की ओर दौड़ता है और चेंगमो को निकालने की कोशिश करता है। उसके कंधे में लगी चोट में से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो चेंगमो को निकाल रहा होता है। तभी चेंगमो बोलता है, तुम चले जाओ यहाँ से। चेंगमो उससे अपनी धीमी आवाज में चिल्ला रहा होता है, चले जाओ यहाँ से। चेंगमो कोई जवाब नहीं देता और वो उसको निकालने ही लगा रहता है। उसके बगल में एक इंसान आता है और बोलता है, ब्रदर तुम इतनी कोशिश मत करो, वो बुरी तरह से फंसा हुआ है, नहीं निकल पाएगा, चलो तुम यहाँ से। सीमो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। चेंगमो का बहुत सा ब्लड बह चुका था और अब उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। चेंगमो यीमू को इस हालत में देख नहीं पा रहा था और वो उससे कहे जा रहा था कि तुम चले जाओ। यीमू को वैसे तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो यहाँ पर चिल्लाता है और बोलता है, ज्यादा शोर मत मचाओ। चेंगमो को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है।
और येमू की तरफ देखना बंद कर देता है। समय मिनट बाई मिनट निकलता जा रहा था, लेकिन येमू ने अपना काम करना बंद नहीं किया। वो लगातार चेंगमू को निकालने में लगा रहा, जैसे कि प्लेन क्रैश का उसे कोई डर ही नहीं था। यहाँ वो इतना डरा हुआ और दुखी दिख रहा था। जब से उसने यनचेन से ब्रेकअप किया है, तब से मानो उसने समझा ही नहीं कि ज़िंदगी होती क्या है। चेंगमो अभी जवान है और येमू नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी मर जाए। इसको मरते हुए नहीं देख सकता। बिना रुके चेंगमो को उठाता है और एक चेयर पर बिठाता है और गेट से बाहर की ओर धक्का दे देता है। येमू ऐसा करता है, तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, बूम। पूरा प्लेन एक्सप्लोड हो जाता है। येमू जल्दी से चेंगमो के सामने आ जाता है और उसको कवर कर लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लोग चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया था। चेंगमू ने लास्ट में जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा येमू के पूरे फेस पर ब्लड ही ब्लड है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं संघाई उर्वान एरिया। रात के 11 बजे गुहुआई को एक फ़ोन कॉल आता है। ये फ़ोन कॉल एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का होता है। पूरे रूम में अंधेरा था। यनचेन लाइट जलाता है और गुहुआई को देखता है। यनचेन पूछता है, क्या हुआ? गुहुआई बहुत देर तक उसे देखता है और बोलता है, येमू का एक्सीडेंट हो गया। इस फ्लाइट में वो जा रहा था, वो क्रैश हो गई। यनचेन पॉज हो जाता है और थोड़ी देर बाद पूछता है, क्या वो मर गया? गुहुआई केयरफुली यनचेन के एक्सप्रेशन को एग्जामिन कर रहा था और वो बोलता है, मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को भेजा है, वो अभी भी कोमा में है। यनचेन अपनी आंखों को झुकाता है और थोड़ी देर बाद वह बोलता है, कितने दुख की बात है। गुहुआई बोलता है, क्या तुम सच में चाहते थे कि वो मर जाए? यनचेन अपनी आंखों को उठाता है और गुहुआई से बोलता है, क्या तुमने किसी को उसको फॉलो करने के लिए भेजा था? गुहुआई मना नहीं करता। वो बोलता है, हाँ, तो मैं सब कुछ जानता हूँ, वो भी जो शराब पीकर हुआ तुम दोनों के बीच में ब्रेकअप के बाद। मुझे हमेशा से ही तुम पे शक था, लेकिन आज के बाद लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। गुहुआई यनचेन को बहुत अच्छे से जानता था। गुहुआई जानता था अगर यनचेन येमू को पसंद करता होता तो वो उसके बारे में कभी भी ऐसा नहीं बोलता और ना ही ऐसा सोचता। यनचेन अपनी फिंगर्स क्रॉस करता है और अपनी चिन पर रखता है और बोलता है, गुहुआई, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और ये बात मैं दोबारा नहीं कहूँगा। और हाँ, मैंने सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया है, शुरू से लास्ट तक। गुहुआई अपनी आंखों को नीचे झुकाता है और उसके एक्सप्रेशन को समझ पाना मुश्किल था और बोलता है, यनचेन, चलो शादी करते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। 3-4 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। गुहुआई डिसअपॉइंटेड होता है। वो उठकर जाने ही वाला होता है, तभी उसे पीछे से कोई हक कर लेता है। यनचेन गुहुआई को हक कर लेता है और बोलता है, गुहुआई, क्या तुम जानते हो मैं इस बात के लिए कितने दिनों से वेट कर रहा था कि तुम ये बात कब मुझे बोलोगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येमू बहुत टाइम से सो रहा होता है। जो येमू का अटेंडिंग डॉक्टर था वो सोचता है पेशेंट इतने टाइम से सो रहा है और कोमा में है, लगता है ये अब उठेगा नहीं। येमू झटके से रात में अपनी आंखें खोलता है, जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो। चारों ओर बहुत गर्मी थी। उनको उरुक के एक बॉर्डर एरिया के पास में लोकल हॉस्पिटल में रखा गया था। वहाँ का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री था और वहाँ पर कोई एसी नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक पुराना पंखा था। येमू अपनी पलकों को झपकाता है और उसे सामने चलता हुआ फैन दिखाई देता है। सच कहें तो येमू जागने के बाद में कुछ अच्छे मूड में नहीं था। जब वो कोमा में था तो उसके मन में सिर्फ यनचेन के ही थॉट्स चल रहे थे। उसकी वो बचपन की पुरानी यादें उसे बार बार दिखाई दे रही थीं। वो सोचता है कि किस तरह से येमू रात में यनचेन के लिए पेपर बॉल बनाया करता था और अब उसे इस बारे में सोचकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। यनचेन ने उसका कभी भी सम्मान नहीं किया। अब वो यह सोचता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी होती है कि किस तरह से वो पेपर बॉल बनाया करता था जिस पर लिखा होता था आई लव यू, और न जाने कितनी ही बॉलें उसने ऐसे बनाई। लेकिन अब वो इस बारे में सोचता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जब से उसने यनचेन को घर से बाहर धक्का दिया है तो उसे याद आता है कि किस तरह से कभी उसने 1520 बॉलें बनाई थी जिनमें लिखा हुआ था आई लव यू यनचेन। और फिर उसे याद आता है कि किस तरह उसने एग्ज़ाम के टाइम पर यनचेन के लिए पेपर चुरा लिया था और
उसका पेपर कॉपी किया था। और ये बात तब टीचर को पता चली तो उन्होंने उन दोनों को ऑफिस में बुलाया और दोनों से पूछा, बताओ किसने किसका कॉपी किया है, क्योंकि राइटिंग दोनों में सेम थी। टीचर के पूछने पर येमू बोलता है, मैं लाइब्रेरी गया था और मैंने सब वहाँ से चोरी किया था। यनचेन बोलता है, नहीं मैंने किया था। और टीचर को कुछ भी समझ नहीं आता, उसे दोनों को छोड़ना पड़ता है। फिर उसे याद आता है कि किस तरह ग्रेजुएशन वाले दिन सब खाना खा रहे थे और यनचेन चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ था और वो सब लोग बातें कर रहे थे और येमू एक कोने में बैठा हुआ था। तभी वो पीछे से आवाज़ सुनता है। यनचेन कहता है, चलो ड्रिंक करते हैं। येमू खड़ा होता है और वो 3 शब्द बोलने ही वाला होता है कि उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता और वो बस इतना ही कह पाता है, यनचेन टेक केयर। और उसे याद आता है किस तरह वो यनचेन को नहाते हुए देख रहा था, इस तरह उसने यनचेन की पहले मदद की थी खाना बनाने में। और वो सोच रहा होता है कि पहली बार उसने यनचेन को सीट ऑक्यूपाई कराई थी। ये सब कुछ इतना ज़्यादा था कि सारी मेमोरीज को इरेज नहीं किया जा सकता। बस इतना ही समझ लो, इतना कहा जा सकता है कि वो इस इंसान को दिल से प्यार करता था और उसने उसको दिल से प्यार किया। यह वो इंसान था जिसको उसने पूरे 8 साल प्यार किया। तुम कैसे कह सकते हो उसे भूल जाओ और उसे प्यार मत करो और सब कुछ भूल जाओ? कैसे कह सकते हो ऐसा? येमू हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यहाँ की बैक कंट्री का एनवायरनमेंट बहुत ही क्वाइट था और वो उस इंसान को बहुत याद कर रहा था। सिर्फ एक फ़ोन कॉल या एक शब्द ही काफ़ी है उसका मुझे कहने के लिए। वो सिर्फ उसकी थोड़ी सी चिंता चाहता है। वो जानता है वो ये सब सोच रहा है, वो कितना बड़ा पागल है। वो जानता है, वो अच्छे से जानता है वो ये सब सोच रहा है कितना चीप है, लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं सकता। येमू बहुत उदास था और बहुत ही हेल्पलेस था। इस समय वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है और वो कुछ भी सोच रहा था और उसके मन की बातें सब उसके दिमाग में चल रही थी। सच में वो क्या चाहता है क्या नहीं, वो समझ नहीं पा रहा था। कभी कभी वह सोचता है अगर उसके पास में एक और जीवन होता तो उसने यनचेन से बहुत कुछ ओन किया हुआ होता, इतना कि उसे उसको चुकाने के लिए अपना पूरा जीवन देना पड़ता तो भी शायद वो उसका ऋण नहीं चुका पाता। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, हे सिर्फ छोटा सा ही तो छेद है, तुम रो क्यों रहे हो, रो मत। येमू अपने सर को उठाता है और देखता है तो बगल में उसके चेंगमो लेटा हुआ था। चेंगमो येमू के ही वार्ड में था और वह ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे कि कोई बच्चा हो। वह पूछता है, तुम कैसे हो, तुम सीरियसली इंजर्ड थे। चेंगमो के हैंडसम फेस से पसीना टपक रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो ये इन्फेक्शन फैल जाएगा यहाँ और इससे मौत भी हो सकती है, चेंगमो कहता है। येमू अपना मुंह बंद करता है और बोलता है, हम कुछ दिन में चाइना जाने के लिए अरेंज कर लेंगे और फिर वहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट करा लेंगे। चेंगमो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ देखते हैं वो दिन कब आता है। चेंगमो को पसीना में भीगा हुआ देख येमू चेंगमो से बोलता है, अगर तुम्हें इतनी गर्मी लग रही है तो अपना हॉस्पिटल गाउन उतार दो जिससे कि तुमको रिलीफ महसूस होगा। तभी चेंगमो सोचता है और बोलता है, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें नहीं समझ रहा, तुम क्या चाहते हो मैं अपना गाउन उतारूं और तुम मुझे देख सको, यू बास्टर्ड। येमू स्माइल करता है और बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचते। चेंगमो उसको इग्नोर करता है। येमू कहता है, वैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था और वैसे भी हमने अंदर भी कपड़े पहने हुए हैं, क्या तुमने नहीं पहने हुए? चेंगमो कर्ज करते हुए बोलता है, बाहर में जाओ, वैसे भी तुमने ही कहा है ना कि तुम्हें कुछ भी फील नहीं है ऐसा तुम्हारे दिमाग में, और वैसे भी तुम जानते हो कि मैंने क्या पहना हुआ है और क्या नहीं अंदर। येमू हेल्पलेसली बोलता है, वो तुम्हारी स्ट्रैप दिख रही है ना साइड से, तो इसीलिए मैंने बोला। स्मॉल बार्ड शांत हो जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के लिए देखते रहिए स्टोरी वर्क्स।